क्या कभी ऐसा सोचा है कि एक ही देश में बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़, दूर दूर तक फैले हरे भरे मैदान और करोड़ों साल पुराने पठार एक साथ कैसे हो सकते हैं? चलिए, आज हम भारत की इसी कमाल की भौगोलिक विविधता के रहस्यों को जानने के लिए एक सफर पर निकलते हैं। तो हमारा ये सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम उत्तर में राजसी हिमालय से शुरुआत करेंगे, फिर वहां से उतरकर उपजाऊ उत्तरी मैदानों में आएंगे। इसके बाद भारत के प्राचीन प्रायद्वीपीय पठार की कहानी जानेंगे और आखिर में देश के तटों, रेगिस्तान और अनोखे द्वीपों की खोज करेंगे। तो देखिए, ये नक्शा ही अपने आप में कहानी कहता है। एक तरफ हमारे पास युवा और बेचैन हिमालय है, जो आज भी लगातार ऊंचा हो रहा है और बदल रहा है, और दूसरी तरफ है प्रायद्वीपीय पठार, जो धरती की सबसे पुरानी और सबसे स्थिर जमीनों में से एक है। यही जबरदस्त विरोधाभास भारत की ज्योग्राफी को इतना अनोखा बनाता है। तो चलिए, अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं दुनिया की छत से, विशाल और विस्मयकारी हिमालय से। अच्छा, हिमालय को युवा वलित पर्वत क्यों कहते हैं? इसे ऐसे समझिए, करोड़ों साल पहले जब भारतीय जमीन की प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराई तो जमीन ऊपर की ओर मुड़ गई। ठीक वैसे ही जैसे दो कारों की टक्कर में होता है। और मजे की बात यह है कि यह प्रक्रिया आज भी जारी है। ये पर्वत श्रृंखला कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि पूरे 2400 किलोमीटर तक फैली हुई है। मतलब ये लगभग दिल्ली से चेन्नई तक की दूरी है। जरा सोचिए, ये एक विशाल प्राकृतिक दीवार है जो भारत को बाकी एशिया से अलग करती है और यहाँ के मौसम पर बहुत गहरा असर डालती है। और ये सोचना कितना दिलचस्प है कि हिमालय सिर्फ एक विशाल दीवार नहीं है, बल्कि इसके 3 अलग-अलग स्तर हैं। सबसे बाहरी दीवार, फिर एक खूबसूरत मध्य भाग और आखिर में एक बर्फीला आंतरिक अभयारण्य। और हर एक की अपनी अलग पहचान है। सबसे भीतरी श्रृंखला यानी हिमाद्री असल में दिग्गजों का घर है। यहीं पर माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी चोटियां आसमान को छूती हैं, जो हमेशा के लिए बर्फ के एक प्राचीन और पवित्र चादर में लिपटी रहती हैं। लेकिन ये पहाड़ सिर्फ खूबसूरत नज़ारे नहीं हैं, ये तो जीवन का स्रोत हैं। जैसे ही हम इन ऊंचाइयों से नीचे उतरते हैं, हम देखते हैं कि कैसे यही पहाड़ भारत के दिल यानी विशाल उत्तरी मैदानों को जन्म देते हैं। हिमालय से निकलने वाली 3 बड़ी नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र अपने साथ पहाड़ों से उपजाऊ मिट्टी, जिसे जलोढ़ कहते हैं, लेकर आती हैं। इसी मिट्टी ने 7 लाख वर्ग किलोमीटर के इस विशाल मैदान को बनाया है। ये भारत का अन्न भंडार है, जो करोड़ों लोगों का पेट भरता है। अच्छा, इसको ऐसे समझिए, खादर नदी के पास की नई ताज़ी मिट्टी की तरह है, जो हर साल बाढ़ से और उपजाऊ हो जाती है। वहीं बांगर पुरानी मिट्टी है, जो बाढ़ के मैदानों से थोड़ी दूर है और कम उपजाऊ होती है। इस क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है दोआब, जिसका सीधा सा मतलब है दो पानी के बीच की जमीन। ये 2 नदियों के बीच की अविश्वसनीय रूप से उपजाऊ भूमि होती है, जो इसे खेती के लिए सबसे बेहतरीन जगहों में से एक बनाती है। पंजाब यानी 5 नदियों की भूमि असल में कई दोआबों से ही बना है। तो चलिए अब मैदानों से आगे बढ़ते हैं और दक्षिण की ओर चलते हैं, भारत के प्राचीन हृदय स्थल यानी प्रायद्वीपीय पठार की ओर। ये पठार सिर्फ पुराना नहीं है, ये प्राचीन है। ये जमीन कभी गोंडवाना नाम के एक बहुत बड़े महाद्वीप का हिस्सा थी, जिसमें आज के दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल थे। ये भूमि पृथ्वी के इतिहास की एक जीती जागती याद है। इस विशाल पठार के दोनों ओर 2 पहरियों की तरह खड़े हैं पश्चिमी और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट एक लगातार ऊंची दीवार की तरह है, जो अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाओं को रोकती है। वहीं पूर्वी घाट ज्यादा टूटा फूटा और निचला है, जैसे समय के साथ नदियों द्वारा तराशे गए पुराने किले हों। इस पठार की एक और अनूठी पहचान है डेक्कन ट्रैप। लाखों साल पहले बड़े पैमाने पर हुए ज्वालामुखी विस्फोटों ने इस इलाके को लावा की परतों से ढक दिया था। आज यही लावा काली मिट्टी में बदल गया है, जो कपास की खेती के लिए एकदम सही है और इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। तो चलिए अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव में भारत के विविध किनारों की ओर रुख करते हैं। इसके तट, रेगिस्तान और द्वीप, जिनमें से हर एक की अपनी अलग कहानी है। पश्चिम में हमें मिलता है थार का महान भारतीय मरुस्थल। ये रेत के टीलों का एक विशाल विस्तार है, जो हवा के साथ अपनी जगह बदलता रहता है। यहाँ जीवन कठोर है,
बारिश बहुत कम होती है, लेकिन ये एक अनूठी संस्कृति और आश्चर्यजनक सुंदरता का घर भी है। भारत की तट रेखा के दो बहुत अलग मिजाज हैं। पश्चिमी तट संकरा और चट्टानी है, जहां खूबसूरत समुद्र तट और बंदरगाह हैं। वहीं पूर्वी तट चौड़ा और समतल है, जहां बड़ी नदियां समुद्र में मिलने से पहले विशाल उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं, जो इसे चावल की खेती का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाता है। और अंत में हम भारत की दूर-दराज चौकियों तक पहुंचते हैं। इसके द्वीप समूह अरब सागर में लक्षद्वीप कोरल यानी मूंगे से बने द्वीपों का एक समूह है, जो अपने फिरोजी पानी के लिए मशहूर है। और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार ज्वालामुखी द्वीपों की एक श्रृंखला है, जो घने जंगलों और विविध संस्कृतियों का घर है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक, पठारों से लेकर तटों तक, हमने देखा है कि भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक ही सीमा में समाया हुआ पूरा महाद्वीप है। इसकी भौगोलिक विविधता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, जो यहाँ की संस्कृतियों, भाषाओं और जीवन के तरीकों को एक अनोखा रंग देती है। और ये हमें सवाल के साथ छोड़ जाता है कि भविष्य में ये असाधारण परिदृश्य भारत की कहानी को कैसे आकार देना जारी रखेगा।